नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ते रहो विद आर रंजन पर। आज हम लोग एडुटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए, उसमें सेट नंबर 7 यानी कि सेट नंबर 7 हम लोग करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला जो ऑप्शन है, इसको ब्रिटिशों द्वारा बनाया गया था, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, इसे बनाने का उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था, नहीं। अंग्रेज़ सब जो ब्रिटिश सब जो बनाएगा तो कभी भी ये सोच के थोड़ी बनाएगा कि उसमें भारत में भूमि सुधार हो जाए। ठीक है, इसमें इन लोगों का उद्देश्य ये था कि जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं या जो संगठन हैं या कंपनी जो है, उनके द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए बढ़िया से कैसे हम लोग एक कानून बना दें ताकि भूमि अधिग्रहण में आसानी हो सके। ठीक है, तो इस सेकंड ऑप्शन जो दिया है ना, बी नंबर, यही वाला जो सेंटेंस है वो सत्य नहीं है, बाकी तीनों जो है आपका सत्य होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 देखिए, संविधान सभा में किसने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों तक स्थगित करने की बात की थी। ठीक है, तो ये बात की थी किसने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ये बात की थी। ठीक है, लेकिन राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू ने इसे अपनाने हेतु समर्थन किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए प्रश्न संख्या 3 देख लीजिए, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे। ठीक है, तो अंतरिम जो सरकार थी उसके जो उप सभापति थे, ठीक है, कार्यपालिका परिषद के उप सभापति जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई थी कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगा। ठीक है, वो जो कार्यपालिका परिषद थी उसके जो पदेन अध्यक्ष हुए वो कौन थे? वायसराय थे, और जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है अनुच्छेद 241। ठीक है, अनुच्छेद 241 ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, चलिए 5वां प्रश्न देखिए, न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध निम्न के संबंध में किया गया है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई अपराध है जो अनुसूचित जाति के सदस्य के, ठीक है, के साथ ये किया गया है, तो समझ लीजिए कि न्यायालय जो है वो उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 5 का ए। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न देखिए, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था। तो ये सुझाव जो दिया था वो प्रशासनिक सुधार आयोग ने ये सुधार दिया था कि भारत में जो है लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना कब हुई थी, इसका गठन कब हुआ था, तो 5 जनवरी 1966 को। और इस आयोग के, प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो मोरारजी देसाई जी थे। ठीक है, बाद में 1967 में के हनुमंतैया को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 7 देख लेते हैं, उच्चतम न्यायालय को परमादेश जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये बताना है आपको, नहीं ये वाला प्रश्न है ना, ये हो गया 6 हो गया। 7 देखिए, उच्चतम न्यायालय को परमादेश जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मामला में अनुच्छेद 32 के तहत जो है मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, ठीक है, परमादेश जारी करने की शक्ति
प्राप्त होती है। ठीक है, तो पहले तो ये याद रखना है कि उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये करता है, तो आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, और किसकी रक्षा के लिए करता है, तो मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए करता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 देख लीजिए। श्री सैलम परियोजना का संबंध किस नदी से है, तो श्री सैलम परियोजना का जो संबंध है वो कृष्णा नदी से है। ठीक है, कृष्णा नदी पर यह परियोजना है और इससे जो लाभान्वित राज्य हैं वो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 9 देख लीजिए। चलिए, तो प्रश्न संख्या 9 देख लीजिए। लेटेराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन इसमें से सही है। ठीक है, तो इसका विस्तार पंजाब क्षेत्र में है, नहीं, इसका जो मुख्यतः विस्तार है वो केरल क्षेत्र में है। ठीक है, इस मिट्टी में लोहा एल्युमिनियम की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो इसमें जो है लोहा एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में चावल और गेहूं की कृषि की जाती है, नहीं, यह मिट्टी जो है चाय, रबर और कॉफ़ी के लिए अच्छी मानी जाती है। और इसका विकास उच्च तापमान एवं भारी वर्षा क्षेत्र में होता है, तो इसका जो विकास है उच्च तापमान में भारी वर्षा क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो हमारा कथन इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो 9 का ये जो डी नंबर दिया हुआ है, यही बस आपका एक ऑप्शन ठीक हमको मिल रहा है यहाँ पे, बाकी तीनों कथन ठीक नहीं दिया हुआ है, गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। निम्न में से कौन सी धारा प्रशांत महासागरीय धारा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो इसमें प्रशांत महासागरीय धारा का उदाहरण इसमें से कौन नहीं है, बताइए। हमबोल्ट है, ठीक है, और कैलिफोर्निया भी है। तो ये जो कनारी है बी नंबर, यही हमारा जो आंसर है, ये ठंडी जलधारा का उदाहरण है। और यह कहाँ से संबंधित है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। ठीक है, और आपका जो हमबोल्ट है या कैलिफोर्निया है या अलास्का है, ये सब प्रशांत महासागर की जलधारा है। ठीक है, किसी स्थान की भू आकृति या उच्चावच निम्न में से किस घटना को प्रभावित करता है। ठीक है, तो किसी भी स्थान की जो भू आकृति है या उच्चावच है, तो वो तापमान को, पवन की गति को, पवन की दिशा को और वर्षा की मात्रा को, सबको प्रभावित करेगा ना, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 12वां प्रश्न देखिए। प्रजातियों को संरक्षित करने हेतु भारत का पहला बायोबैंक और संग्रहालय कहाँ खोला गया है। तो प्रजातियों को संरक्षित करने हेतु भारत का पहला बायोबैंक और संग्रहालय खोला गया है दार्जिलिंग में। ठीक है, तो यहीं पे खोला गया है और दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में खोला गया है। ठीक है, चलिए, दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल राजधानी कौन बनी है, तो दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल राजधानी बनी है कोपेनहेगन। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। ठीक है, प्रश्न संख्या 14। पार्थ योजना का संबंध किस राज्य से है, तो पार्थ योजना का जो संबंध है वो मध्य प्रदेश से है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसमें इसका उद्देश्य है कि राज्य के युवाओं को सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भर्ती हेतु प्रशिक्षण देना। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आपातकाल के समय जेल गए लोगों को पेंशन देने की घोषणा की है, तो ये घोषणा की है किसने, उड़ीसा की सरकार ने। ठीक है, लोगों को, जो लोग आपातकाल के समय जेल गए थे, उन लोगों को पेंशन और मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी देने की घोषणा उड़ीसा सरकार ने की है। स्मार्टफोन के निर्यात में भारत का स्थान दुनिया में कौन सा है, तो स्मार्टफोन के निर्माण में भारत का जो स्थान है वो दूसरा है। ठीक है, ध्यान रखना है, स्मार्टफोन के निर्यात में पूछ रहा है ना, तो निर्यात में भारत का जो स्थान है वो दूसरा है। पहला स्थान पे कौन है, चीन है। प्रश्न संख्या 17 देखिए। बिहार की लोक गायिका शारदा सिन्हा, जिनका निधन 5 नवंबर 2024 को हुआ, उनका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, तो शारदा सिन्हा जी का जन्म हुआ था बिहार के सुपौल जिले में। ठीक है, बिहार के सुपौल जिले में उनका जन्म हुआ था और इनको लोकप्रिय रूप से बिहार कोकिला के नाम से भी हम लोग जानते थे। और पद्मश्री से भी नवाजी गई थी और 2018 में पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, हाल ही में डॉक्टर MS स्वामीनाथन शताब्दी सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया, तो ये उद्घाटन किया गया हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, और इसका विषय था सदाबहार क्रांति, जैव सुख की राज। ठीक है, चलिए, भारतीय एथलीट महासंघ के
एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एथलीट महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अंजू बॉबी जॉर्ज को। ठीक है, और अंजू बॉबी जॉर्ज जो हैं वो लंबी कूद की खिलाड़ी रही हैं और 2003 के विश्व चैम्पियनशिप में कांस्य पदक इन्होंने अपने नाम किया था। चलिए, राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 अप्रैल को। ठीक है, 2025 में जो समुद्री दिवस मनाया गया उसका थीम था भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। ठीक है, याद रखना है। और ये जो आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी किया गया है? तो ये रिपोर्ट जारी किया गया है पंचायत विकास सूचकांक रिपोर्ट पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, याद रखना है। और पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, ये भी आपको याद रखना है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, भारत और किस देश के मध्य वरुण नौ सैनिक अभ्यास आयोजित किया गया था? वरुण जो होता है वो फ्रांस और भारत के बीच में होता है। ठीक है, 2001 से प्रतिवर्ष इसका संचालन किया जाता है। ठीक है, और भारत और फ्रांस की 9 सेना इसमें भाग लेती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 23 देख लीजिए। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है? तो ये घोषित किया है किसने? मध्य प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, मध्य प्रदेश के सागर जिले में नया वन्यजीव अभ्यारण्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर भीमराव पक्षी अभ्यारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में और भी बहुत फेमस सब राष्ट्रीय उद्यान हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य है, जैसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना, रातापानी, ये सब आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? बताइए, सोच के बताइए। तो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। ठीक है, चलिए, ऑपरेशन हॉक 2025 का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन हॉक 2025 का संबंध है बाल तस्करी से। ठीक है, तो बाल तस्करी का जो नेटवर्क है उसको उजागर करना, उससे जुड़े हुए अपराधियों को पकड़ना, ये एक विशेष अभियान है और ये चलाया गया था सीबीआई के द्वारा। ठीक है, ऑपरेशन हॉक जो चलाया गया था वो सीबीआई के द्वारा चलाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 25 देख लीजिए। हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बैंक नेट पोर्टल किससे संबंधित है? तो बैंक नेट पोर्टल जो है वो ई नीलामी से संबंधित है। ठीक है, और ई नीलामी का मतलब क्या हुआ कि यह जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बिक्री एवं वित्तीय संस्थानों के लिए एनपीए के ऋणों के वसूली के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या 26 देखिए। हाल ही में किसे आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? तो हाल ही में जो डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुए हैं आरबीआई के वो पूनम गुप्ता हैं। ठीक है, ये इनका कार्यकाल जो है 1 अप्रैल 2025 से 28 तक 3 वर्ष के लिए होगा। ठीक है, आरबीआई से जुड़ा हुआ और भी चीज़ याद रखिएगा। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, पहले कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी और फिर बाद में 1937 में इसके जो कार्यालय है उसको मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, चलिए, भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इस तरह का जब भी कोई चमत्कारिक काम होगा भारत में साक्षरता से जुड़ा हुआ तो समझ लीजिएगा केरल है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री कौन है? याद रखिएगा, पी विजयन, यानी कि पिनाराई विजयन। ठीक है, चलिए 28वां प्रश्न देखिए। भारत का कौन सा शहर दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर बनेगा? ठीक है, तो ये बनेगा अमरावती। ठीक है ना, अमरावती पहला जो होगा वो पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर होगा। अमरावती क्या है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या 29 देख लीजिए। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो टेफ्लॉन जो है ना टेट्राफ्लुओरोएथिलीन का बहुलक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और टेफ्लॉन जो होता है वो अपने गुणों के लिए जाना जाता है, जैसे उसमें उच्च ताप प्रतिरोध होता है, रासायनिक निष्क्रियता। ठीक है,
जैसे कि नॉन स्टिक बर्तन बनाने में या विद्युत इंसुलेशन में इसका उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना है। चलिए, बॉयल्स तथा चार्ल्स दोनों नियमों में समान रूप से स्थिर रहता है। तो बॉयल्स और चार्ल्स दोनों नियमों में जो समान स्थित रहता है वो है गैस की निश्चित मात्रा का आयतन। ठीक है, याद रखना है आपको, गैस की निश्चित मात्रा का आयतन। ठीक है, बॉयल्स का नियम क्या कहता है कि स्थिर तापक्रम पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन दबाव के विलोमानुपाती होता है। और चार्ल्स का नियम कहता है कि स्थिर दबाव पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन तापक्रम के समानुपाती होता है। ठीक है, तो दोनों नियमों के व्याख्या से हम देख सकते हैं कि गैस की निश्चित मात्रा का आयतन जो है वो समान रूप से स्थिर है। ठीक है, ठीक है। प्रश्न संख्या 31 देख लीजिए। निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? तो इसमें जो है त्वरण जो है ना, इसमें समय का 2 बार उपयोग होता है। ठीक है, कैसे बताइए कैसे? तो त्वरण के बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय। ठीक है, और वेग में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? विस्थापन बटा समय। ठीक है, तो विस्थापन बटा समय बटा समय। ठीक, तो विस्थापन बटा समय स्क्वायर, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए 32वां नंबर प्रश्न देख लीजिए। धातु और अर्धचालक की विद्युत चालकता में तापमान के प्रभाव को देखते हुए निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन सब पढ़ लीजिएगा। मैं कथन इसमें से सही बता देता हूँ कि ये जो ताप बढ़ने पर धातु की चालकता घटती है जबकि अर्धचालक की बढ़ती है। ये वाला जो कथन है हमारा सही है। ठीक है, देखिए धातुओं में विद्युत चालकता जो है ना वो मुख्य रूप से मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। ठीक है, जब तापमान बढ़ता है तो धातु के परमाणु अधिक कंपन करने लगते हैं जिससे इलेक्ट्रॉनों की टकराहट बढ़ जाती है। इससे प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, और चालकता घटती है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलिए प्रश्न संख्या 33 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो सही नहीं है मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला जो सेंटेंस है, अधिक ऑक्टेन संख्या वाले पेट्रोल में नॉकिंग की समस्या अधिक होती है, ये जो सेंटेंस है वो गलत है। बाकी तीनों सेंटेंस जो है ये ए और सी, और ये तो खैर इनमें से कोई नहीं दिया है, तो बाकी ए और सी हमारा सही है। जो बी नंबर है ना ये सही नहीं दिया है। ठीक है, देखिए पेट्रोल की जो गुणवत्ता है उसको ऑक्टेन संख्या द्वारा मापा जाता है। उच्च ऑक्टेन संख्या वाले पेट्रोल में नॉक की समस्या कम होती है, जो इंजन में समय से पहले ईंधन के जलने के कारण होने वाला एक हानिकारक शोर है। ठीक है, तो इसलिए हमारा सेंटेंस जो बी है वो गलत दिया है। चलिए, यदि एक उत्तल लेंस की पारदर्शी सतह के कुछ हिस्सों की अपारदर्शी काली पट्टियों से ढक दिया जाए तो बनने वाली छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो छवि की जो तीव्रता है वो कम हो जाएगी। ठीक है, जब उत्तल लेंस की सतह पर अपारदर्शी पट्टियाँ हम लोग लगा देंगे तो उससे क्या होगा कि कुछ किरणों को रोकेंगी तो प्रकाश की मात्रा घट जाएगी। ठीक है, लेकिन छवि बनने का जो मार्ग है और लेंस की जो फोकस दूरी है वो तो नहीं बदल रही है, तो छवि के आकार, स्थिति और प्रकृति वही रहेगी, लेकिन जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न संख्या 35 देख लीजिए। मकड़ियाँ किस प्राणी जगत के अंतर्गत आती हैं? तो मकड़ियाँ जो हैं वो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती हैं। इसमें जो है जोड़ेदार पैर होता है और बाह्य कंकाल वाला ये जीव है। ठीक है, तो इसको आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत अरेक्रीटा वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। प्रश्न संख्या 36 देख लीजिए। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य चलिए, तो प्रश्न संख्या 36 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। पौधों की चौड़ाई में वृद्धि एब्सिसिक अम्ल द्वारा होती है। संघ कार्डेटा के जंतुओं में पूर्ण विकसित मस्तिष्क एवं तंत्रिका पाया जाता है, और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें जो असत्य है वो कौन सा है? तो जो बी नंबर ऑप्शन दिया है ना, पौधों की चौड़ाई में वृद्धि एब्सिसिक अम्ल द्वारा होती है, ये हमारा ऑप्शन ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और पौधों की चौड़ाई में जो वृद्धि होती है वो एब्सिसिक अम्ल के द्वारा नहीं बल्कि एथिलीन हार्मोन के द्वारा होती है। ठीक है, एथिलीन हार्मोन है
उसके द्वारा पौधे की चौड़ाई में वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो पल्मोनरी धमनी में जो होता है अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, धमनी क्या होता है? जो रक्त को हृदय से दूर अंगों तक ले जाता है। और शिरा किसको बोलते हैं? जो रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय तक लाता है। ठीक है, याद रखिएगा, धमनी और शिरा का अंतर याद कर लीजिएगा। ठीक है, रुधिर परिसंचरण तंत्र जो होता है ना मनुष्य में, रक्त के प्रवाह का जो पूरा तंत्र है उसको रिवीजन कीजिएगा, बहुत बढ़िया टॉपिक है, प्रश्न बनता है वहाँ से। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो ये कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसी क्लोरोप्लास्ट में एक वर्णक होता है क्लोरोफिल, जिसकी सहायता से पौधे जो है अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करते हैं। ठीक है, चलिए, क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो क्लोरोफिल पाया जाता है ना उसमें एक धातु पाया जाता है मैग्नीशियम, उसको भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है? तो वो करता है लाइसोजाइम। ठीक है, ये क्या करता है? आपको जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, चलिए, गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? तो क्रोमेटिड्स जहाँ पे संलग्न होते हैं उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, और क्रोमेटिड जो होता है वो आपका डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, प्रश्न संख्या 41 देख लीजिए, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो पौधे के तने या जड़ का जो घेरा है वो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से बढ़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जड़ जो होता है वो पौधे का अवरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है, और जिब्रेलिन्स हार्मोन है एक जो पौधे को लंबा करने और फूल बनाने में मदद करता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 42 देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो इसमें देख लीजिए, विषण है और टेस्टोस्टेरोन है, शुक्रवाहिका है, अंडाशय जो है वो मादा प्रजनन प्रणाली का अंग है। तो यही हमारा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किया था विजमैन ने। ठीक है, विजमैन ने इन्होंने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, याद रखिएगा, सेरिब्रम के कार्यों में से एक कौन सा है? ठीक है, तो सेरिब्रम का जो काम है वो ये मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है सेरिब्रम। ठीक है, बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति और ऐच्छिक गति एवं चिंतन का केंद्र है सेरिब्रम। ठीक है, तो किसी में ये ऑप्शन आपको देखिए नहीं दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर डी हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि सेरिब्रम का जो काम होता है वो कौन कौन सा होता है? तो बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गति, चिंतन। ठीक है, उसका केंद्र है सेरिब्रम। ठीक है, प्रश्न संख्या 45 देख लीजिए, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन वाले जो कार्बन यौगिक हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या 46 देख लीजिए, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? तो इसमें बताना है कि किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है। तो इसमें ऑप्शन में अल्कोहल जो है उसको सर्वाधिक उसकी विशिष्ट ऊष्मा होती है। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा किसको बोलते हैं? तो इकाई द्रव्यमान वाले पदार्थ का ताप इकाई डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, चलिए, लोहा का 0.11 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस याद रखना है आपको। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? तो स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था किसने? तो वो प्रतिपादित किया था जोसेफ प्राउस्ट ने। ठीक है, जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार क्या था? किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्वों सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। जैसे जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 के अनुपात में ही मौजूद होते हैं। प्रश्न संख्या 48 देख लीजिए, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है,
तो ये प्रश्न हम लोगों ने कल के सेट में भी किया था कि आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा जो होता है ना वो घटता है, यानी कि घटता है, वो डिक्रीज होता है। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 49 देखिए, भारत में निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। ठीक है, तो संभाव्यता वाला सबसे ज़्यादा कौन है, सौर शक्ति है। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ठीक है, ये नहीं खत्म होने वाला ऊर्जा स्रोत है और ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल अगर हम लोग करें तो वही हमारे लिए ज़्यादा बढ़िया है। बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है। तो बेकेलाइट जो बनता है ना, फिनॉल और एसिटेल्डिहाइड के, ठीक है, एसिटेल्डिहाइड के संघनन से बनता है। ठीक है, सॉरी, फिनॉल और क्या बोलते हैं इसको, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, ये हमारा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिनॉल देख के मुझे भी मिस्टेक हो गया, तो ये डी वाला ऑप्शन करिएगा। फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है इसके संघनन से बेकेलाइट का निर्माण होता है। ठीक है, याद रखना है। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में बनता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए 51वां देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है। तो इसमें से सबसे भारी धातु जो है वो कौन है, प्लेटिनम है। ठीक है, सबसे भारी धातु इसमें कौन है, प्लेटिनम है। चलिए, खाने का नमक निम्न में से किससे बनता है। तो खाने का जो नमक होता है वो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार के द्वारा बनता है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 53वां प्रश्न देखिए, मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है। सार्वभौमिक रूप से क्या है, स्वीकार्य है। ठीक है, और इसका किसी दूसरे वस्तु के रूप में आसानी से विनिमय आराम से किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 54 देख लीजिए, बैंक दर ब्याज की वह दर है। बैंक दर कैसा ब्याज दर होता है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं। ठीक है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए, प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया था। ये लागू किया गया था 2011-12 के बजट में। उसमें वित्त मंत्री जो थे वो प्रणब मुखर्जी जी थे, और उस समय ही इसको संकल्पना को सबसे पहले बजट में लागू किया गया था, प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना। ठीक है, प्रश्न संख्या 56 देख लीजिए, आजीविकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये जो आजीविकों के बारे में अगर हम लोग विचार करते हैं तो पहला ऑप्शन है कि मखल्ली गोशाल इस संप्रदाय के प्रमुख शिक्षक थे। सही है। आजीवक भाग्यवाद में विश्वास करते थे। बिल्कुल ठीक है, तो दोनों हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, भक्ति संत अंडाल निम्नलिखित धार्मिक संप्रदायों में से किससे संबंधित थीं। तो वो संबंधित थीं वैष्णव धार्मिक संप्रदाय से। ठीक है, और वो 12 आलवर संत जो थे ना उसमें से एक है, और उनको दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। चलिए, तो प्रश्न संख्या 58 देख लीजिए, अशोक के शिलालेखों में वर्णित जानकारी के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। तो अशोक के शिलालेखों में वर्णित जो जानकारी है उसके अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने राजनीतिक केंद्र थे, आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, कौन कौन से थे, उत्तरापथ, अवंती, कलिंग, दक्षिणापथ और प्राच्य। ठीक है, प्रश्न संख्या 59 देखिए, तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था। तो राज राजेश्वर मंदिर जो बनवाया था किसने बनवाया था, चोल के शासक ने बनवाया था। ठीक है, ध्यान रखना है। और इसका जो निर्माण हुआ था राज प्रथम के शासनकाल में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित संगीतकारों में से कौन अकबर के नवरत्नों का एक सदस्य था। तो इसमें जो तानसेन थे वो अकबर के नवरत्नों में से एक सदस्य थे। ठीक है, इनका मूल जो उनका नाम था वो राम तनु पांडे था। ठीक है ना, पहले ग्वालियर के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे, बाद में अकबर ने उन्हें अपने दरबार में शामिल कर लिया। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 61 देख लीजिए, निम्न में से किस सिख गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी। तो तरन तारण साहिब की स्थापना की थी गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, ये 5वें नंबर सिख गुरु थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए
उसके बाद देखिए अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1809 ईस्वी में, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसको, इस संधि के द्वारा रणजीत सिंह के सतलुज नदी के पूर्वी तट पर विस्तार को सीमित कर दिया गया था, ठीक है। चलिए 63 नंबर प्रश्न देखिए, इल्बर्ट बिल में डैश का प्रावधान किया गया था? तो इल्बर्ट बिल में जो है ना, ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता का प्रावधान किया गया था, ठीक है। लेकिन इसका बहुत यूरोपीय लोगों ने बहुत इसका विरोध किया और उन लोगों ने कहा कि ये हमारे विशेषाधिकारों पर कुठाराघात है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर हो जाएगा 63 का डी। चलिए 64वां नंबर प्रश्न देखिए, एनी बेसेंट निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जुड़ी हुई थी? तो एनी बेसेंट जो थी ना, वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के से जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है। 1893 में भारत आई थी और एनी बेसेंट बहुत अधिक से अधिक भारतीय लोगों को थियोसॉफिकल सोसाइटी से जोड़ने में उन्होंने बहुत अच्छा भूमिका निभाया था। चलिए उसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे? तो दादा भाई नौरोजी जो अध्यक्ष थे वो कलकत्ता अधिवेशन 1886, ठीक है। 3 बार रहे हैं अध्यक्ष, 1886 में कलकत्ता सत्र में, 1893 लाहौर सत्र और 1906 कलकत्ता सत्र में अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 66, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस जिले में यूरोपीय लोगों द्वारा जबरन नील की खेती कराने के खिलाफ भारत में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था? तो ये तो आप लोगों का रटा हुआ सवाल होगा, चंपारण, ठीक है। बाकी सब कहानी आपको इसकी पता होगी, चंपारण सत्याग्रह से सब कहानी आपको अवश्य पता होगी, नहीं पता होगी तो रिवीजन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह। यह महात्मा गांधी के द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह यहीं से किया गया था। चलिए भारत निम्नलिखित में से किस एक संगठन का सदस्य नहीं है? तो इसमें से भारत जो है ना G7 का सदस्य नहीं है, बाकी सार्क में है, ब्रिक्स में है, बिम्स्टेक में है, ठीक है। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या डैश प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है? तो भारत की जनगणना का 8.6%, भारत के जनगणना का 8.60% जो जनसंख्या वो बिहार राज्य में निवास करती है, ठीक है। बिहार जो है ना जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, याद रखिएगा, ठीक है। और हम लोग के यहाँ ज़मीन जो है वो कम है, तो हम लोग के यहाँ जनसंख्या घनत्व जो है ना 1106 का है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पूरे भारत में हम लोग का ही है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व का मतलब हुआ बहुत हम लोग ठेल ठाल के रहते हैं, ठीक है। चलिए क्योंकि भारत जो है ना उसकी जनसंख्या का हम लोग 8.6% लोग हमारे यहाँ सिर्फ बिहार में निवास करते हैं और ज़मीन उतना है नहीं, तो ठेला ठेली होगा ही। चलिए मंजीरा किस नदी की सहायक नदी है? तो मंजीरा जो है वो आपकी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये गोदावरी जो है वो कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। चलिए प्रश्न संख्या 70 देखिए, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? पुणे में है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 71 देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, ठीक है। चलिए और ये सब डेट्स जो है ना याद रखिएगा, किस तिथि को क्या मनाते हैं। निम्न में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान इसमें कौन है? प्रियरी है, ठीक है, प्रियरी है। और ये जो आपका सेलवास है ये शीतोष्ण नहीं है, ये उष्ण कटिबंधीय है, ठीक है। लानोद जो है ये भी उष्ण कटिबंधीय है, ये सवाना जो है ये भी उष्ण कटिबंधीय है। और शीतोष्ण कटिबंधीय में प्रियरी है, पंपास है, स्टेपीज है, डाउन्स है, याद रखना है। किस वर्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न दिया गया था? तो भारत रत्न दिया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 1990 में, ठीक है। भारत रत्न हमारे देश का सबसे बड़ा सम्मान है। चलिए प्रश्न संख्या 74 देख लीजिए, मिलान करना है, एक तरफ सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था वो 1972,
ठीक है। वियना सम्मेलन 1985, वेरी गुड। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987, क्योटो प्रोटोकॉल 1997। चारों का चारों सही मिलाया हुआ है, तो ए 1 2 3 4 ए आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 75 देखिए, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के जो लेखक हैं वो चित्तरंजन दास। ठीक है, याद रखना है। ठीक, और भी बड़े बड़े जो हमारे लोग रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स या बड़े बड़े जो उस समय के राष्ट्रभक्त जो नेता रहे हैं, उन लोगों के महत्वपूर्ण और फेमस बुक्स को आप लोग याद करते रहिएगा। चलिए, तो इसके साथ हमारा सेट नंबर 7 दोस्तों समाप्त हुआ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया से इसका प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बाकी मैथ रीजनिंग का भी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से करते रहिए, बढ़िया से करते रहिए। और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ज़रूर ये वीडियो हम जो भी अपलोड करें आप तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।